दोस्तों, हमारे होम सीरियल में आज हम आपकी मुलाकात फिल्मी दुनिया की एक ऐसी मशहूर शख्सियत से कराने जा रहे हैं जिनका हमारे आरसीएफ या एफसीआई से बहुत ही करीब का रिश्ता रहा है। इनका जन्म हमारे देश की पहली फर्टिलाइजर इकाई सिंदरी के औद्योगिक नगर में हुआ। इनके पिताजी एफसीआई सिंदरी में एक सीनियर ऑफिशियल थे। मजे की बात यह है कि अपनी नन्ही सी उम्र में जबकि बच्चे आमतौर पर चलना सीखते हैं, इन्होंने बाकायदा नृत्य का प्रशिक्षण लेना चालू कर दिया और इस काम में उनकी माता ही उनकी पहली गुरु थी। और इसके बाद तो नृत्य उनके जीवन का एक अविभाज्य अंग बन गया। तो आइए आपकी मुलाकात हम कराते हैं फिल्मी दुनिया के आकाश के इस मशहूर सितारे से। इनका नाम है मिस मीनाक्षी शेषाद्री। अदा करने की कोई जरूरत नहीं। तुम्हें बचाने में मेरा अपना स्वार्थ भी है। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए किसी से बदला लेने के लिए। बदला? किसे? तेजपाल से। मीनाक्षी जी, आरसीएफ होम सीरियल में आपका स्वागत है। आज आप अपनी लगन एवं कड़ी मेहनत से फिल्मी दुनिया की सफलतम अभिनेत्री की प्रथम पंक्ति में स्थापित हो चुकी हैं। देश विदेश में आपके लाखों प्रशंसक हैं। ऐसे माहौल में जब कभी आप पीछे मुड़कर देखती हैं तो आपको कैसा लगता है? मेरा इशारा आपके बचपन की तरफ है जो आपने सिंदरी में गुजारा था। आप कुछ बताएंगे इस बारे में? सिंदरी में हिंदुस्तान का सबसे पहला फर्टिलाइजर प्लांट का निर्माण हुआ, जिसे एफसीआई यानी फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया कहते हैं। मेरे पिताजी ने अपना करियर वहीं से शुरू किया, उसी फर्टिलाइजर प्लांट में। और मैं पैदा हुई सिंदरी में, इसीलिए मैं अपने आप को बहुत दिनों तक मजाक में बिहारी कहती थी। सिंदरी की यादें अच्छी यादें हैं। जो फर्टिलाइजर प्लांट में लोग काम करते थे, उनका एक छोटा सा समूह उस छोटे टाउनशिप में इतने अच्छी तरीके से रहता था। कई सांस्कृतिक प्रोग्राम्स में हिस्सा लेते थे। मेरी माँ खुद बहुत सारे प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करती थी जहाँ उस शहर के सब लोग हिस्सा लेते थे। और मेरे ख्याल से बचपन ही हमें आगे के जीवन के लिए तैयार करता है। तो मैं दावे के साथ कह सकती हूँ जो ज़िंदगी के पहले 6-7 साल मैंने सिंदरी में गुजारी, उन्होंने काफ़ी हद तक मुझे बनाया है जो भी मैं हूँ। चाहे वो संगीत नृत्य की शिक्षा हो या आपसी मिलनसारता जो भी है, वो सब वहीं से शुरू हुआ। मुझे याद आता है अब बचपन में एक आपकी छोटी सी गुड़िया थी, जब करीब 5 या 6 साल की होंगी। उस गुड़िया से आप बात करती थी जैसे कि हमारे रामदास पाध्याय बात करते हैं। शायद वो 8 उस समय आप सीख चुकी जब रामदास पाध्याय यहाँ थे नहीं। आइए चलते हैं उस जमाने से इस जमाने की ओर। आज हमारे देश में बहुत से मनोरंजन के साधन आ चुके हैं। मेरा इशारा इन सैटेलाइट चैनल्स की तरफ है जिन्होंने हमारे देश के आकाश पर हमला बोल दिया है। इस सैटेलाइट टीवी का हमारे संस्कृति पर और खासकर आने वाली पीढ़ी पर इसका क्या प्रभाव होगा, आप कुछ इस बारे में बता सकती हैं? सैटेलाइट के खिलाफ तो इस वक्त बोलना बहुत ही अजीब लगेगा, क्योंकि ये प्रोग्राम भी मेरे ख्याल से केबल के थ्रू ही लोग देखने वाले हैं। मैं यही कहूँगी कि
दुनिया छोटी होती जा रही है, तकनीकी की वजह से कई नई डेवलपमेंट्स हो रही हैं, उनसे लड़ना या उन्हें ज़िंदगी से निकालना मुश्किल है, क्योंकि वो तो हमारे जीवन का अटूट हिस्सा बन चुकी हैं। हाँ, उनका इन्फ्लुएंस कहाँ तक प्रभावशाली है, कहाँ तक हानिकारक है, इसे देखना ज़रूरी है। वो सिर्फ एक साधन बन सकते हैं, वो एक मंजिल नहीं बन सकते। अगर लोगों का जीवन सिर्फ टीवी के सामने ही व्यतीत हो जाए और वो अपने निजी जीवन को भूल जाए, तो मेरे ख्याल से केबल का कोई अर्थ नहीं। वो सिर्फ जब तक साधन है किसी और चीज़ के लिए, कुछ जानकारी के लिए या कोई प्रोग्रेस के लिए, तो उसका मतलब है। अंत में आखिरी दौर में आते हैं। हमारे गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में आप हमारे दर्शकों को कुछ संदेश देना चाहेंगी, खास करके हमारे आरसीएफ थल के किहिम और कुरुन कॉलोनी के जो दर्शक हैं उनको कुछ संदेश देना चाहेंगी? आप काफ़ी मान दे रहे हैं मुझे। ऐसे महत्वपूर्ण दिवस पर आमतौर पर पॉलिटिशियंस, टीचर्स, समाज के जो बड़े बुजुर्ग लोग हैं उनसे कुछ कहने के लिए पूछा जाता है, क्योंकि वो काफ़ी तजुर्बेकार हैं, बहुत कुछ समझ चुके हैं। मेरी समझ में मैं उतना जीवन को नहीं झेल चुकी हूँ कि मैं संदेश दूँ। हाँ, मेरे कुछ विचारधाराएं हैं जो मेरे ख्याल से मैं दर्शकों तक पहुँचाना चाहूँगी, क्योंकि मेरे ख्याल से 3 साल का बच्चा भी बहुत डीपली फील कर सकता है। तो मेरी कुछ फीलिंग्स हैं कि स्पेशली बम्बई महानगरी में हाल ही में जो भी सांप्रदायिक दंगे हुए हैं उन्होंने काफ़ी कहर बरसाया है, और हालात कुछ ऐसे हो गए हैं कि जो कुछ भी हुआ है कई पीढ़ियों तक हम नहीं भुला पाएंगे, और इस समस्या से जूझना ज़रूरी है। आज हमें से छुटकारा पाना ही होगा। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो इस आग में सब कुछ स्वाहा हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से जब लोग फिल्म जगत के लोगों को देखते हैं कि उन्होंने कितना मनोरंजन किया है या इतना अच्छा सराहना पूर्वक काम किया है, वो उसी बात पे ये क्यों नहीं याद रखते कि हम कौमी एकता की कितनी अच्छी मिसाल हैं। हमारे इंडस्ट्री में कोई भी कौम के हो, सिख, मुस्लिम, ईसाई या हिंदू, सब मिलजुल के काम करते हैं। मुझे शायद मालूम भी नहीं होगा कि कौन किस धर्म का है, क्योंकि यहाँ काम को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। मेरे ख्याल से इस बात को लोगों को अपने लिए एक मिसाल अगर बना ले तो सबके लिए जो शांति और एकता का एक संदेश है वो अगर मैं उन तक पहुंचा पाऊं, ये बात कह के, ये मेरे लिए खुशी की बात होगी। मीनाक्षी जी, हमने आरसीएफ के अंदर आपकी एक बार पहले भी आ चुकी हैं और ये दूसरी मुलाकात है आपको आरसीएफ के साथ। हमें बहुत खुशी है, लेकिन आज जो हमारे करीबन 10,000 दर्शक ये केबल टीवी के प्रोग्राम देखते हैं और हम चाहते हैं कि इन सब चीज़ों को माहौल जो अभी आपने बताया अच्छा नहीं है, उन चीज़ों से हटकर कुछ नए प्रोग्राम करना चाहते हैं, जैसे कि हंसी का हंगामा, आरसीएफ दर्पण, ऐसे कई प्रोग्राम हम अपने शुरू करने जा रहे हैं। मैं सबसे पहले सिर्फ आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे बच्चे जो ये केबल टीवी देखते हैं उनके ऊपर कुछ लिखा पढ़ी का जो प्रभाव होता है, अच्छा होता है या खराब होता है, क्या वो ये सब देखने के बाद भी अपनी वो पढ़ाई को कायम रख सकते हैं? मेरे ख्याल से बच्चों को वही करना चाहिए जो वो करना चाहते हैं। अगर उनमें आत्मसम्मान है, हम सबको अपने ऊपर गर्व होता है ना कि मैं हूँ, मैं वही करूँगी जो मैं चाहती हूँ या मैं वही करूँगा जो मैं चाहता हूँ। तो अगर वो अपने आप को सिर्फ उतना ही काबिल समझते हैं कि वो किसी और के बताए हुए बातों को देखें, जैसे टीवी पे प्रोग्राम्स होती हैं, और वो सोचते हैं कि वो परिश्रम के लायक नहीं है, तो वो उतने ही लायक है। मेरे कहने सुनने से या मेरे बताने से वो इस बात को थोड़ी मान लेंगे कि पढ़ाई और बड़ी चीज़ होती है। भाई, ये तो आपके ऊपर है। अगर आप सोचते हैं कि पढ़ाई को ध्यान ना देते हुए, उसे महत्व ना देते हुए फिर भी आप बहुत ही बढ़िया इंसान बन सकते हैं, तो ऑल द बेस्ट टू यू। पर एजुकेशन आज के तारीख में या कभी भी
मेरे ख्याल से बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा होता है एक इंसान के डेवलपमेंट में। और हंसी खेल मजाक के साथ साथ पढ़ाई भी हो सकती है। इन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट किया कि मैं अपनी मिसाल बताऊं आपको। मैं पढ़ाई नहीं करना चाहती अपना, लेकिन काम करते हुए मैंने बीए किया और अभी एमए कर रही हूँ। मुझे शायद ज़रूरत भी नहीं डिग्री हासिल करने की, शौक है। एग्ज़ाम देना मुझे अच्छा लगता है। मेरे ख्याल से वो अपने में एक आर्ट है, सही तरीके के उत्तर लिखना, याद रखना। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मुझ में ये काबिलियत है और मैं अपने आप को, अपने ब्रेन्स को ज़िंदा रख रही हूँ, उन्हें चैलेंज दे रही हूँ कि तुम क्यों नहीं कर सकती। तो अपने आप को सीमित मत कीजिए, ज़िंदगी में बहुत कुछ है। पढ़ाई ही क्यों, स्पोर्ट्स, नई नई जो टेक्निकल डेवलपमेंट्स हो रही हैं उनकी तरफ भी ध्यान दीजिए। केबल के ऊपर और इर्द गिर्द भी बाकी दुनिया है, उसे मत भुला दीजिए। मैं आरसीएफ दर्शकों की तरफ से और तमाम इन सज्जनों की तरफ से जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं, आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद, नमस्ते। किसी किसी को ये प्यार नसीब होता है, किसी किसी को ये प्यार नसीब होता है। कोई कोई ऐसा खुशनसीब होता है, कोई कोई ऐसा खुशनसीब होता है। मैं क्यों बसीब ना जानूं, तू मेरा जानू है, मेरी प्रेम कहानी का पर प्रेम ग्रंथ के पन्नों पर अपनी तकदीर तो